बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 79 मुलाहिज़ा फरमाएं। फ़रहीन बात जारी रखते हुए बोली, औरत का कहना है कि यहाँ कोशिश के बावजूद कोई डॉक्टर नहीं ठहरता। इससे पहले यहाँ 2 डॉक्टर मारे जा चुके हैं, एक लाहौर का था, दूसरा गुजरात का। दूसरी मौत यहाँ 3-4 महीने पहले हुई है। ये दोनों मौतें अभी तक एक सवाल है। शानी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आप ठीक कहती हैं, यहाँ हॉस्पिटल में 2 मौतें हो चुकी हैं। इस बात का पता मुझे अभी 2 दिन पहले चला है, लेकिन डॉक्टर फ़रहीन ये मौतें कोई मुअम्मा नहीं है, बस इत्तफाक के तहत ऐसा हो गया है। जनवरी में मरने वाला डॉक्टर असद पहले से कुछ बीमार था। वो यहाँ अपने दफ्तर में सो रहा था। उसे शदीद ब्रेन हैमरेज हुआ और वो जाँ बर ना हो सका। गुजरात के डॉक्टर रात को आंधी में छत पर से चारपाई उतारने गए, उनका पाँव फिसला और वो गिर कर जाँ बहक हो गए। शाइस्ता ने कहा, लेकिन यहाँ के लोग इन दोनों वाक़यात को किसी और तरीके से बयान करते हैं, तो क्या आप उनकी इस बयान पर यकीन रखती हैं? क्या भी यही समझती हैं कि इस इमारत में भूत प्रेत होंगे जो यहाँ आने वाले डॉक्टर्स को कत्ल कर देते हैं? नहीं, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। मैं तो मुकामी लोगों की सोच बता रही हूँ। वो कहते हैं कि मौत के बाद डॉक्टर असद की गर्दन पर पूरी इसरार निशान थे और उनकी ज़बान बाहर निकली हुई थी। डॉक्टर राना के बारे में भी उनका यही कहना है कि वो गिरे नहीं थे। रात के वक्त किसी वजह से वो होशावास खो बैठे थे और उन्होंने छत से कूद कर खुदकशी कर ली थी। आप लोगों की बातें छोड़ें डॉक्टर शाइस्ता, आप पढ़ी लिखी बाशऊर हैं, क्या आप इन बातों पर यकीन रखती हैं? शाइस्ता की बजाय फ़रहीन ने जवाब दिया, हमें ऐसी बातों पर यकीन नहीं, लेकिन मुकामी लोगों की जालत और तोहम परस्ती का आपको भी अंदाजा होगा। आप कहना क्या चाहती हैं? हो सकता है ऊपर तले होने वाली इन दोनों मौतों में किसी का हाथ हो। बस इन लोगों का जो हॉस्पिटल, स्कूल और प्ले ग्राउंड वगैरह के खिलाफ है। साफ नजर आ रहा है कि ये ताकतवर लोग हैं। यहाँ के माहौल में ये लोग अपने मकसद के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हो सकता है कि डॉक्टर राना को छत पर से धक्का दिया गया हो, डॉक्टर असद के साथ भी कुछ इसी तरह का मामला हुआ हो। सोचने को तो फिर कुछ भी हो सकता है, लेकिन डॉक्टर फ़रहीन, जो लोग आपको अपनी जिम्मेदारी पर यहाँ लाए हैं वो आपकी हिफाजत के अहल भी हैं। आप इस बारे में बिल्कुल फिक्रमंद ना हो। शानी दोनों लेडी डॉक्टर्स का एतमाद बहाल करने में मसरूफ हो गई और काफ़ी देर उनके पास बैठी रही। अगले रोज दोपहर को आरफ कंबुआ ने शानी को बताया कि मोहतम बस्ती से मुखिया दराज का भाई और बावज हॉस्पिटल में आए हुए हैं। मुखिया की बावज सख्त बीमार है, उसे चारपाई पर डालकर 4 घंटे में मोहतम बस्ती से यहाँ लाया गया है। शानी मुखिया दराज की बावज को जानती थी, उसे देखने के लिए बेचैन हो गई। वो खालू एजाज को बताकर खाला फिरोजा के साथ हॉस्पिटल की तरफ रवाना हुई। रास्ते में एक बैठक के सामने चंद बूढ़े कंबुआ हुक्का पी रहे थे। एक लड़का उन्हें 2 दिन का बासी अखबार सुना रहा था। शानी को देखकर कंबुआ बुजुर्गों के चेहरे पर नागवारी के तासरात नजर आए और जब वो उनके करीब से गुजरी तो उन्होंने रुख फेर लिया। ये कोई नई बात नहीं थी। या जोराबाद में इस किस्म की सर्द मोरी से कई बार शानी का वास्ता पड़ चुका था। इस सर्द मोरी के डांडे कुदरत से जाकर मिलते थे। बेशक यही लोग थे जिन्होंने शानी और रुस्तम को मेले में नारपुरियों की बेरहम यलगार से बचाया था, लेकिन जब बात कुदरत और उसकी बीवियों की हुई तो इनमें से बहुत से लोग शानी को गैर नज़रों से देखने लगते थे। शानी हॉस्पिटल में पहुंची। दराज का छोटा भाई सराय सामने मूड़े पर बैठा कुछ खा रहा था। वो अपने भाई की तरह चौड़ा, चकला और ठोस था। उसकी रंगत स्याही माइल और मूंछें चमकीली थी। कानों में छोटी छोटी तलाई बालियां उसकी इमारत को जाहिर करती थी। उसने एक निगाह गलत अंदाज में शानी पर डाली और शानी के सवाल का जवाब बड़ी मुश्किल से दिया। उसकी बीवी जरी चारपाई पर सीधी लेटी थी। लेडी डॉक्टर फ़रहीन उसके बाजू में इंजेक्शन लगा रही थी। शानी ने जरी को देखा और हैरान रह गई। चंद महीने पहले वो एक सांवली लेकिन खूबरू और दिलकश औरत थी। उसकी उम्र बमुश्किल 25-26 साल थी, लेकिन आज वो बहुत कमज़ोर नजर आ रही थी। रुखसारों की एड़ियाँ नुमायाँ हो गई और उन पर जर्दी सी निकल आई। होंठ स्याही माइल दिखाई दे रहे थे। उनकी 5-6 साला बच्ची बड़ी मासूमियत से माँ के दुबले पतले पाँव पर सर रखे सो रही थी। शानी ने जरी को अस्सलामु अलैकुम कहा। उसने भी बस ऊँटों की जुम्बिश से जवाब दिया और निगाह का थोड़ा सा रुख फेर लिया। शानी की निगाह एक चीज़ पर पड़ी और वो चौंक गई। जवान साल जरी की दोनों कलाइयों पर पट्टियाँ बंधी हुई थी। शानी इन पट्टियों का मतलब समझती थी। वो खुद भी इस तकलीफ दे मरहले से गुजर चुकी थी। यकीनन ये खून आशाम तमाम भाइयों की खून ख्वारी के निशान थे। इस कम नसीब औरत का इलाज भी इससे पहले कुदरत के जेरे साया होता रहा है। शानी डॉक्टर फ़रहीन को एक तरफ ले गई और पूछा, क्या हुआ इसे? जो नहीं होना चाहिए था। फ़रहीन अफसुर्दगी से बोली, इसकी नरीना औलाद नहीं थी। पहली बच्ची के बाद 2 बच्चे मर चुके थे। किसी सन्यासी ने तीसरे बच्चे की पैदाइश के वक्त कहा कि इसका नाड़ू काटने की बजाय गर्म लोहे से दाग कर उतारा जाए। नाड़ू माँ और नौमौलूद बच्चे की दरमियानी नस को दाग कर अलहदा किया गया, जिससे माँ के जिस्म में इन्फेक्शन हो गया। ये मामूली इन्फेक्शन बासानी ठीक हो सकता था, लेकिन टोने टोटकों ने इसे बिगाड़ दिया। बाद में उस बीबी के पेट में दर्द रहने लगा।
अब होते होते हालत यहाँ तक पहुँच गई है कि इसकी जान खतरे में नजर आती है। अगर ये लोग इसे बचाना चाहते हैं तो फौरन इसे लाहौर ले जाएं। शानी का दिल गम से लबरेज हो गया। मोहतम बस्ती में इसके साथ अच्छा सलूक नहीं हुआ था, लेकिन वो इस सलूक के लिए किसी को कसूरवार नहीं समझती थी। अगर कोई कसूरवार था तो वो जालियत और दिकिया नुसियत थी। वो बेचैन होकर जरी के पास जा बैठी। उसके बाल अपनी उंगलियों से संवारने लगी, उसका हाल पूछने लगी। वो मोहतम और उससे सीधे मुंह बात नहीं कर रही थी, लेकिन वो फिर भी उसकी दिल जोई में लगी रही। फिर वो दराज के भाई सराजे के पास जा बैठी। उसने दराज और माखू का हाल अहवाल पूछा। उसने बड़ी दर्दमंदी के साथ सराजे से गुजारिश की कि वो अपनी जवान साल बीवी को मजीद ना घसीटे, इसे फौरन लाहौर ले जाए और किसी अच्छे डॉक्टर या मुस्तनद मुआलिज को दिखाए। सराजा हूँ हाँ में जवाब देता रहा। उसके अंदाज से साफ अयां था कि वो बीवी की ज्यादा तकलीफ की वजह से इसे यहाँ ले तो आया है, मगर इस सूरत से खुश हरगिज़ नहीं है। उसकी सुई वहीं जाड़ फूंक पर अटकी हुई है। उसकी कैफियत को महसूस करके शानी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, देखो सराजे, इसकी उम्र अभी मरने की नहीं है, इसे बेमौत मत मारो। इस पर और अपनी बच्ची पर रहम करो, इसे लाहौर ले जाओ। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। वो कितनी देर सराजे की मिन्नत करती रही, आखिर उसने महसूस किया कि सराजे के माथे पर सोच और तजब्जुब की शिकनें नमूदार हो रही हैं। शानी का रवैया उसकी हर तरमी में दरारें पैदा कर रहा था। बाद में जमीला और आरफ ने भी सराजे को कायल करने की भरपूर कोशिश की। तकरीबन 2 घंटे बाद एक ट्रैक्टर ट्राली का इंतजाम हो चुका था और उसके जरिए जवान साल जरी को गुजरांवाला और वहां से लाहौर ले जाने की तैयारी होने लगी। वक्त रुखसत शानी ने जरी का माथा चूमा और उसकी आंखों के नम गोशों को साफ करते हुए उसे हौसला दिया। शानी उनके जाने के बाद भी हॉस्पिटल में रही और आरफ की बीवी जमीला के साथ मिलकर छोटे मोटे काम करती रही। इन कामों में इसके जख्मी दिल को अजीब सा सुकून मिलता था। इसका ध्यान अपने दुखों की तरफ से हट रहा था। दूसरे रोज एतवार था। शाम से जरा पहले आरफ की जबानी शानी को ये गमनाक खबर मिली कि सराजी की बीमार बीवी जरी मोहतम बस्ती में चल बसी है। शानी ने हैरान होकर आरफ से पूछा, वो लोग उसे लाहौर लेकर नहीं गए थे? आरफ ने नफी में सर हिलाया। रास्ते ही में उन्होंने ट्राली का रुख मोहतम बस्ती की तरफ मोड़ लिया। एक बड़े बूढ़े के कहने पर वो उसे मीठा पानी ले गए। इस गांव में एक कुआं है जिसका पानी गर्मियों में बहुत ठंडा होता है। लोग शफा के लिए उस पानी से मरीजों को कपड़ों समेत नहलाते हैं। सराजे की बीवी को भी नहलाया गया और वापस मोहतम बस्ती लाया गया। सांस की शिकायत उसे यहीं पर हो गई थी। कल रात हालत और बिगड़ गई। आज सुबह 9-10 बजे के करीब उसने दम दे दिया। इसी इत्तला ने शानी के अलावा डॉक्टर्स को भी अफसुर्दा कर दिया। खास तौर से फरीन गमजदा हुई। शानी उस वक्त हॉस्पिटल ही में थी। हॉस्पिटल में मायूसी की फजा तो पहले 4-5 दिन से मौजूद थी। अब ये मायूसी और भी गहरी होने लगी। दोनों लेडी डॉक्टर्स खास तौर से उदास और दिल बर्दाश्ता नजर आती थी। शानी शाम के बाद भी उनके पास रही और हिम्मत बनाने की कोशिश करती रही। उमूमन शाम के वक्त बिजली चली जाती थी और हॉस्पिटल के कमरों में लालटेनें जलाना पड़ती थी। तामारफ ने अब जनरेटर ठीक करवा लिया था और तवक्को थी कि कल से इलेक्ट्रिक रोशनी मैसर होगी। शानी फरीन और शाइस्ता को इस बारे में बता रही थी जब खिड़कियों से बाहर नीम तारीकी में दौड़ते कदमों की आवाज़ सुनाई दी। फिर अचानक कमरे की खिड़की का शीशा जोरदार छन्नाके से टूटा और कोई स्याह चीज दब से फरीन, शाइस्ता और शानी के दरमियान मेज पर आ गिरी। फरीन की करबनाक चीख उभरी। लालटेन की रोशनी में शानी ने आंखें फाड़ कर देखा। मेज पर से रंग का एक देसी मुर्ग फटक रहा था। उसका सर गायब था और गर्दन से उबलने वाले खून के छींटे चारों तरफ बिखर रहे थे। वो तीनों उठकर दरवाजे की तरफ भागी और बरामदे में जा खड़ी हुई। इसी दौरान में साथ वाले कमरे से भी चिल्लाने की आवाज़ आई। यहाँ तांगे के नीचे आने वाला एक 1.5 उम्र देहाती जेरे इलाज था। शानी और फरीन लपक कर वहां पहुंची तो यहाँ भी एक भयानक मंजिर नजर आया। कटी हुई गर्दन वाला एक स्याह मुर्ग जिंदा मुर्ग की तरह फर्श पर खड़ा था और फड़फड़ा रहा था। फिर वो चकरा कर गिरा और उसकी गर्दन से उबलने वाला खून चारों तरफ बिखरने लगा। टूटी हुई टांग वाला 1.5 उम्र देहाती भी 4 पाई से फर्श पर गिर गया। शाइस्ता इज़्यानी अंदाज में चिल्लाई, हो माय गॉड, ये क्या हो रहा है? इतने में खिड़की टूटने का एक और छन्नाका सुनाई दिया। एक सरकटा स्याह मुर्ग लिबार्टी में आ गिरा और पूरे कमरे में फड़फड़ाने लगा। इस मुर्ग के गिरने के साथ ही शानी को एक नारा भी सुनाई दिया। इसने दौड़कर टूटी हुई खिड़की से चेहरा लगाया। नीम तारीकी में इसे एक घुड़सवार नजर आया। एक डाटापोई शख्स दौड़ता हुआ गया और जस्ट लगाकर घुड़सवार के पीछे बैठ गया। फिर एक और घुड़सवार नमूदार हुआ और तीनों नारे बुलंद करते हुए तारीकी में ओझल हो गए। इस वाक़े के फौरन बाद इर्द गिर्द के बहुत से अफराद इकट्ठे हो गए। तीनों सरकटे मुर्ग खून के बहुत से छींटे उड़ाने के बाद ठंडे हो चुके थे। लोगों के चेहरों पर हिरास था और वो बता रहे थे कि ये किसी ने कोई टूना किया है। मुर्ग फेंकने और नारे बुलंद करने वाले दोनों अफराद की सूरत कोई देख नहीं पाया था। उन्होंने चेहरे डांटों में छुपाए हुए थे। इस वाक़े के कुछ देर बाद आरफ कमवा, जमशेद वगैरह भी मौके पर पहुंच गए। वो डॉक्टर्स को तसल्ली व तफशील देने लगे। आरफ कमवा ने इसी वक्त 3 राइफल बरदारों को हॉस्पिटल के पहरे पर मुकर्रर कर दिया।
इसने डॉक्टर नोमान को तसल्ली देते हुए कहा, नोमान साहब, हमें अंदाजा हो गया कि ये लोग कौन है। आप बेफिक्र रहें, इनको पकड़ेंगे और आपके सामने इनसे इकरार करवाएंगे। आरफ के दीगर साथियों ने भी इस किस्म के ख्यालात का इजहार किया। डॉक्टर्स का खौफ किसी हद तक कम हो गया। ताम अगले रोज 10 बजे के करीब शानी ये नहायत मायूस कुन खबर सुन रही थी कि दोनों लेडी डॉक्टर्स अपना बोरिया बिस्तर बांध कर वापस रवाना हो चुकी हैं। आरफ ने शानी को यह खबर सुनाई और फिर सर पकड़कर बैठ गया। अब क्या होगा आरफ? शानी ने पूछा। डॉक्टर नोमान भी शायद 2-4 दिन में चला जाएगा। हॉस्पिटल एक बार फिर बंद हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो बड़ा जुल्म होगा। लोग इन नौसरबाजों की वजह से सख्त तकलीफ में हैं। इनकी जानें जा रही हैं, जिंदगियां खराब हो रही हैं। जो कुछ हमारे बस में है कर तो रहे हैं, लेकिन अभी किस्मत साथ नहीं दे रही। आरफ के लहजे में हल्की सी थकन थी। थकन की ये कैफियत सीधी शानी के दिल में लगी। चंद दिन पहले वो कितना पूरी उम्मीद था। उसकी आंखों में जोश की चमक थी। शानी और आरफ कुछ देर तक बातें करते रहे। फिर आरफ को चौधरी नवाब का एक कारिंदा बुलाने के लिए आ गया और वो उसके साथ चल दिया। शानी अपनी जगह चुपचाप बैठी सोचती रही। इसकी आंखों में रह रहकर जवां साल दरी की शक्ल घूम जाती थी और उस बच्ची की भी जो रोते रोते माँ के पांव पर सर रखकर सो गई थी। ऐसी ना जाने कितनी माएँ और कितनी बच्चियां हर रोज अतायत की भेंट चढ़कर एक दूसरे से जुदा हो जाती थी। फिर शानी के ज़हन में बाबू और मुन्ने का ख्याल आया। वो भी तो ऐसी जालियत का शिकार होकर एक दूजे से जुदा हुए थे। उसकी आंखों में नमी तैरने लगी। क्या सोच रही हो? खालू एजाज की आवाज़ ने इसे चौंका दिया। वो सीधी होकर बैठी। खालू, ये क्या हो रहा है? ये कौन लोग हैं जो दूसरों का भला नहीं होने दे रहे? सब कुछ तुम्हारे सामने है शानी बेटा। जमींदारों और वडेरों की चौधराहट इसी तरह कायम रहती है कि इलाके में इल्म और अकल की रोशनी ना फैले। फिर जब पीर कुदरत जैसे लोग भी इन चौधरियों के साथ शामिल हो जाते हैं तो जहालत का अंधेरा और गहरा हो जाता है। अब हॉस्पिटल का क्या होगा? लगता तो यही है बेटा कि एक बार फिर बंद हो जाएगा। हमें कोई हल सोचना होगा खालू जी। खालू एजाज ने हस्बे आदत अपने खिचड़ी बालों में उंगलियां चलाईं और बोले, जहाँ तक मेरी अकल काम करती है इसका एक ही हल है शानी। वो चौंक कर खालू का सुर्ख और सफ़ेद चेहरा तकने लगी। खालू ने अपने कदरे फरबे जिस्म को कुर्सी की पुश से टिकाते हुए कहा, इन लोगों को उस इलाके में वापस लाना होगा जो यहाँ से चले गए हैं। वो लोग इस काम को बहुत हद तक संभाल चुके थे। अपने तजर्बे के जोर पर वो आगे भी बढ़ रहे थे। लोग उन पर भरोसा करने लगे थे। आप किन की बात कर रहे हैं? डॉक्टर बहरोज, डॉक्टर मोहसिन, डॉक्टर ज़ेबुन निसा वगैरह। शायद तुम्हें मालूम हुआ होगा, डॉक्टर मोहसिन और डॉक्टर ज़ेबुन निसा इर्द गिर्द के देहात में बड़े भरपूर तरीके से काम कर रहे थे। उनके पास आने वाले मरीजों की तादाद दिन ब दिन बढ़ रही थी। वो यहाँ जोराबाद के हॉस्पिटल में भी टाइम दे रहे थे। लेकिन फिर वो आरफ की भतीजी सफिया वाला वाक़या हो गया। चौधरी उशाम के बेटे ने उसे अपनी हवेली में रखेल बनाकर रखा था और उससे ज्यादती करता रहा था। बाद में उसका अमल गिराया गया और वो कब्र के किनारे पहुंच गई। इस मौके पर डॉक्टर ज़ेबुन निसा ने सफिया की मां को मशवरा दिया कि वो बेटी की जान बचाने के लिए इसे फ़ौरन लाहौर के हॉस्पिटल ले जाए। चौधरियों को ये बात सख्त नागवार गुजरी। वो नहीं चाहते थे कि कंवारी लड़की को हमला करने वाला ये मामला म्याना गांव से बाहर जाए। इसी बात पर चौधरियों का डॉक्टर ज़ेबुन निसा और उसके खामन डॉक्टर मोहसिन से शदीद झगड़ा हुआ। उसके बाद कुछ खबर नहीं कि क्या हुआ। वो दोनों खौफ के मारे ही कहीं रोपोश हो गए या चौधरियों ने दोनों को कहीं गायब कर दिया। जहाँ तक मेरी इतला है अभी तक उनका कोई खोज नहीं मिला है। बहरहाल आम लोगों का कहना यही है कि उनके साथ नारपुरी चौधरियों ने कुछ किया है। शानी एक तवील सांस लेकर रह गई। इसके पर्दे तसव्वुर पर ताऊ शाम की हवेली में देखे हुए मनाजर एक बार फिर घूमने लगे। ताऊ के कारिंदों का डॉक्टर मियाँ बीवी को मारते पीटते हवेली में लाना, उनको नंगी गालियां देना, जलील करना और फिर काल कोठरी में बंद करके चले जाना। इसका दिल चाहा कि वो खालू को बता दे कि इसने 3-4 माह पहले ताऊ शाम के कैद खाने में क्या देखा था। लेकिन फिर कुछ सोचकर इसने ये ख्याल दिल ही में दबा लिया। आपने तीसरे किस डॉक्टर का नाम लिया है? शानी ने खालू से पूछा। डॉक्टर बहरोज। वो सीनियर डॉक्टर था। मुस्तकिल तौर पर यहाँ नहीं रहता था मगर बाकायदगी से आता जाता था। इलाके में जितना काम हो रहा था उस पर बहरोज की गहरी नजर थी। मोहतम बस्ती में अपनी जेब से उसने क्लिनिक बनवाया था और बहुत से लोगों की मुखालफत मोल दी थी। तुम्हें मालूम ही है ये क्लिनिक बस्ती वालों ने बाद में जलाकर राख कर दिया था। हैरानी होती है कि शोभदा बाजों के बहकावे में आकर ये लोग किस तरह अपने हाथों से अपनी कब्रें खोदते हैं। डॉक्टर बहरोज अब कहाँ है? उसका भी कुछ पता नहीं। कुछ लोगों का कहना है कि वो चौधरियों के डर से बैरून मुल्क चला गया है। डॉक्टर बहरोज का आगे पीछे भी कोई नहीं जिससे मालूम हो सके कि वो असल में है कहाँ। बाज़ लोग कहते हैं कि चौधरियों ने उसे अगवा करके मरवा दिया था। इस सिलसिले में लाहौर के चंद डॉक्टरों ने एक केस भी फाइल किया। पता नहीं उस केस का क्या बना। शानी के रेशमी बालों की एक लीट इसकी खूबरू पेशानी पर झूल रही थी। खूबसूरत चेहरे पर सोच की परछाइयां थीं। खालू एजाज के जाने के बाद देर तक इस गोरख धंधे में वो उलझी रही। इसके ज़हन पर यह बदतरीन खदशा यलगार करता रहा
कि डॉक्टर बहरोज, मोहसिन और ज़ेबुन निसा वगैरह नारपुरियों के हाथों मारे जा चुके हैं या उनकी कैद में हैं। सपहर के वक्त शानी हस्बे मामूल जमीला के साथ हॉस्पिटल की तरफ रवाना हुई। वो चादर ओढ़कर निकलती थी। आधा चेहरा चादर के पल्लू से ढका रहता था। हॉस्पिटल की तरफ जाते हुए इसे दो चीजें अक्सर परेशान करती थी। एक तो बैठक के सामने बैठकर हुक्का पीते हुए बूढ़े, दूसरा एक शलवार कमीज वाला सांवला सा शख्स जो अक्सर इसके इर्द गिर्द मंडलाता रहता था। शानी को शक था कि ये पुलिस वाला है। आज भी वो बैठक के सामने से गुजरी तो बूढ़ों ने चह मगोइयां की। उनकी जबानें बेशक खामोश रहती थी, लेकिन उनके चेहरे कहते थे, तू एक शरीफ लड़की नहीं है, तेरा नाता एक बदनाम डाकू से है। हमने कटोली के मेले में तुझे उस डाकू से लिपटते देखा है, उसके हिस्से की लाठियां अपने जिस्म पर खाते देखा है। तू नापाक है, तू गुमराह है। तेरी गुमराही का इससे बड़ा सबूत और क्या होगा कि तूने हजरत मियाँ साहब की बीबियों का मारा, हजरत साहब का पाक बर्तन तोड़ा। अब तू हमारी खैर ख्वाह बनकर इस बस्ती में आ गई है। हम लानत भेजते हैं तेरी खैर ख्वाही पर और तेरे साई से भी बचना चाहते हैं। और ये तासरात बैठक के सामने बैठे बूढ़ों के ही नहीं थे, बल्कि बस्ती के अक्सर बड़े बूढ़े शानी को ऐसी ही निगाहों से देखते थे। शानी हॉस्पिटल में पहुंची तो वहां आज मामूल से ज्यादा उदासी थी। डॉक्टर नोमान ड्यूटी में सो रहा था। आरफ एक रजिस्टर में हिसाब किताब देख रहा था। शानी आरफ के पास जा बैठी। क्या बात है शानी बहन, तुम कुछ परेशान लगती हो। मुझे लगता है आरफ एक पुलिस वाला मेरी निगरानी करता है। आरफ ने बुरा सा मुंह बनाया। एक पुलिस वाला नहीं, मेरे अंदाजे के मुताबिक 2-3 पुलिस वाले होंगे। एक को तो मैं अच्छी तरह जानता भी हूँ। वो पुलिस मुलाजिम नहीं है, लेकिन काम पूरा पुलिस वाला करता है। कौन है? अभी नहीं, बाद में बताऊंगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग? इनसे पूछोगी तो यही कहेंगे कि तुम्हारी हिफाजत के लिए, क्योंकि तुम्हें कई तरफ से खतरा है। कुदरत का कोई सर फिरा पैरोकार तुम्हारी जान ले सकता है, या रुस्तम सियाल कोई खतरा बन सकता है। लेकिन असल बात ये नहीं है। असल बात क्या है? इन पुलिसियों का ख्याल है कि शायद रुस्तम तुम्हारी तरफ आने की कोशिश करे तो इसको पकड़ सके, लेकिन वो भी कच्ची गोलियां नहीं खेला हुआ। जो कुछ पुलिस वाले अब सोच रहे हैं उसने बहुत पहले सोच लिया होगा। वो जानता है 3 पुलिस वालों के इकट्ठे कत्ल के बाद रियाज हिटलर ने हर तरफ उसके लिए शिकंजे लगाए होंगे। अब वो कहाँ है? शानी ने दुख भरे लहजे में कहा। मफरूर डाकू के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता कि वो किस वक्त कहाँ होगा। वो रूपोश जरूर है, लेकिन ये बात भी नहीं कि कहीं दुबक कर बैठा हो। थानेदार नवाज ने तुम्हें बैंक की गाड़ी लूटने वाली वारदात के बारे में बताया होगा। अब पता चला है कि इस वारदात में जो सीनियर गार्ड कत्ल हुआ है वो नारपुर का था और चौधरी कादरे का करीबी रिश्तेदार था। इससे पहले भी लापता घुड़सवारों की तरफ से होने वाली वारदात में नारपुर के 2 चौधरी बाल बचे थे। इलाके में रुस्तम और उसके साथियों का खौफ बढ़ रहा है। अंधेरा होना शुरू हो गया था। शानी ने आरफ से कहा, जनरेटर ठीक हो गया तो उसे चला दो। उसने नफी में सर हिलाया। ठीक तो हो गया था, लेकिन रात को कोई कुत्ते का बच्चा इसकी सारी बड़ी तारें काट गया है। अब फिर इसे चालू करने में 2-3 दिन लग जाएंगे। मुझे 90% यकीन है कि ये शाही के किसी बंदे का काम है। मैंने चौधरी नवाब को आखिरी वार्निंग दी है कि वो शाही और उसके चेलों को संभाल ले, वरना उन्हें दिन में तारे नजर आ जाएंगे। 2 दिन मजीद गुजर गए। इनमें कोई खास वाकया रुनमा नहीं हुआ, लेकिन तीसरे दिन सुबह सवेरे शानी को ऊपर तले 2 अहम खबरें मिली। पहली खबर डॉक्टर नोमान के बारे में थी। वो भी लाहौर वापस चला गया था। कहा तो उसने यही था कि वो दोस्त की शादी में शिरकत करके 3-4 दिन तक वापस आ जाएगा, लेकिन उसके साथ काम करने वाली नर्स का कहना था कि वो वापस नहीं आएगा। दूसरी खबर ज्यादा धमाका खेज बल्कि सख्ता ज़दा करने वाली थी। 6 बजे के लगभग शानी को घर से बाहर शोर सुनाई दिया। शोर सुनकर खालू एजाज, जमशेद वगैरह फौरन बाहर चले गए। शानी ने वसी से अबूर किया और बैरूनी दरवाजे पर पहुंची। इसने पटवा करके बाहर झांका और इसकी रूह तक कांप गई। वो ऐसा ही लर्जा देने वाला मंजर था। एक मशकी घोड़ा हामता हुआ पसीने में तर-बतर खड़ा था। साफ पता चलता था कि वो बहुत दूर से यहाँ पहुंचा है। घोड़े की रिकाब में घुड़सवार का पांव इस बुरी तरह उलझा हुआ था कि बस जकड़ कर रह गया था। घोड़े से गिरने के बाद घुड़सवार घोड़े के साथ बहुत दूर तक घसीटता रहा था। शायद कई किलोमीटर तक इस अलमिये ने ब्राउन शलवार कमीज वाले घुड़सवार के बालाई धड़ को खौफनाक हद तक मसख कर दिया था। उसकी खोपड़ी टूट कर खाली हो गई थी। ऊंची नीची जगहों से टकरा कर कंधे उखड़ गए थे और पसलियां रीढ़ की हड्डी से अलहदा होकर खौफनाक मंजिर पेश कर रही थी। शानी एक बार देखने के बाद उस लाश को दोबारा नहीं देख सकी। इससे खाला फिरोजा और उनकी वालदा को भी ये मंजिर देखने से मना किया। कुछ पता नहीं चल रहा था कि ये घोड़ा कहाँ से आया है और बदतरीन मौत का शिकार होने वाला घुड़सवार कौन है। घुड़सवार के सीने पर गोली का जख्म भी ढूंढ लिया गया। आरिफ के चंद नौजवान साथियों को अंदाजा था कि ये घुड़सवार म्याना का है। इसी दौरान में चंद और घुड़सवार भी धूल उड़ाते नमूदार हुए। आरिफ, जमशेद और उनके दर्जनों पुरजोश साथी चौकस हो गए। चंद एक ने अपनी राइफलें भी कंधों से उतार ली। घुड़सवार करीब पहुंचे तो ये साबित हो गया कि वो म्याना ही से हैं। ये कुल 4 अफराद थे।
इनमें 2 नीली पगड़ियों वाले भी थे और नीली पगड़ी ताऊ शाम के गुर्गों का तुर्राए इम्तियाज थी। उनमें से एक शख्स की शक्ल शानी को जानी पहचानी लगी। फिर इसने पहचान लिया। वो उस मकरू चेहरे को कैसे भूल सकती थी। ताऊ की हवेली में इस शख्स ने रुस्तम को चमड़े की बेल्ट से मारा था। ताऊ और कादरा इसे चीमा कहकर बुलाते थे। ये चीमा तेजी के साथ घोड़े से उतरा और सर बरीदा लाश की तरफ लपका। थोड़ी देर बाद वो इससे लिपट कर रो रहा था। लिपटने से उसके अपने सारे कपड़े भी खून आलूद हो गए। वो मरने वाले को मेरा भाई कहकर मुखातिब कर रहा था और उसके जिस्म को चूम रहा था। आरिफ ने आगे बढ़कर पूछा, क्या हुआ इस बंदे को? तुम्हें नजर नहीं आ रहा? चीमा कहा, ये मर गया है, खत्म हो गया और इसके खत्म होने में तुम्हारा भी कसूर है। तुम सबका कसूर है। कठोली के मेले में तुम उस हरामी रुस्तम को ना बचाते तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। मेरा भाई कत्ल हुआ है और तुम सब भी इस कत्ल के जिम्मेदार हो। आखिरी अल्फाज कहते कहते चीमे की आवाज बुलंद तर हो गई और उसकी आंखों से आतिशी आंसू गिरने लगे। एक नीली पगड़ी वाले ने आगे बढ़कर उसका पांव फंसा हुआ आजाद करा दिया। चीमे ने कटी फटी लाश को गोद में उठाया और कुछ देर पड़ी एक चारपाई पर डाल दिया। एक मुकामी शख्स ने अपनी चादर उस पर डाल दी। आरिफ ने नीली पगड़ी वाले से पूछा, क्या मामला है भाई? नीली पगड़ी वाले का रंग भी अपने साथियों की तरह मुतगय्यर और वो हाँपा हुआ था। उसने नाराज लहजे में इंकशाफ किया, अभी कोई 1.5 घंटा पहले रुस्तम सियाल और उसके साथियों ने म्याना पर हमला किया है। अंधाधुंध गोलियां चलाकर उन्होंने कई बंदे मार दिए हैं। वो चौधरी उशाम, छोटे चौधरी राजू और एक मुलाजिम साजन को अगवा करके ले गए हैं। आरिफ कमवा और दीगर लोगों ने सख्त हैरत के आलम में ये इतला सुनी। आरिफ ने कहा, क्या तुमने अपनी आंखों से ये सब कुछ देखा है? ये देखो, मेरे पांव पर गोली लगी है। नीली पगड़ी वाले ने पिंडली से अपना लाचा उठाते हुए आरिफ को जख्म दिखाया। फिर जरा तवक्कुफ से बोला, हमने रुस्तम सियाल उसके साथियों का पीछा किया। कुछ नहीं तो 8-10 मील तक हम उनके पीछे रहे। फायरिंग भी होती रही, लेकिन फिर वो लोग रख में पहुंच गए और वहां से टीलों की तरफ निकल गए। चीमा का भाई भी पीछा करने वालों में था। इसे रुस्तम सियाल या इसके साथियों में से किसी की गोली लगी है। नीली पगड़ी वाले के लहजे में नाराजगी की झलक बदसूर मौजूद थी। इस वाक़े ने पूरे जोहर आबाद में शदीद सनसनी की लहर दौड़ा दी। चीमा अपने भाई की मौत और ताऊ शाम के अगवा पर मुसलसल वावेला कर रहा था। आरिफ के साथियों में से एक ने नीली पगड़ी वाले के जख्मी पांव का खून रोकने की कोशिश की, लेकिन अधेड़ उम्र कमवा ने फुनकार कर कहा, पीछे हट जाओ, कोई हमदर्दी की जरूरत नहीं है। ये हमारी सफिया के कातिल हैं, हम इनके जख्म पर पेशाब भी नहीं करेंगे। जवान साल कमवा पीछे हट गया। थोड़ी देर बाद ये लोग खौफनाक सर बरीदा लाश लेकर वापस रवाना हो गए। 1-8 घंटे के अंदर अंदर तस्दीक हो गई कि तकरीबन 30 किलोमीटर दूर म्याना गांव में सुबह मुंह अंधेरे खौफनाक वारदात हो चुकी है। इस वारदात में चौधरी के 5 बंदे मौके पर हलाक हुए थे। जख्मी होने वालों की तादाद 2 गुना थी। चप्पे चप्पे पर पुलिस और रजाकारों की मौजूदगी के बावजूद रुस्तम सियाल म्याना गांव की हवेली से अपने शिकार को उचक कर ले गया था। इस वाक़े की जो मज़ीद तफसीलात सामने आईं, उनसे मालूम हुआ कि रुस्तम सियाल खुद इस वारदात में मौजूद था। इसके अलावा उसके एक पुराने साथी खसना गुजराती के मौजूद होने के शुआहिद भी मिले। चंद दिन पहले तक म्याना गांव के इर्द गिर्द सख्त पहरा था। मुकामी लोगों के अलावा पुलिस वाले भी रात को निगरानी पर रहते थे, लेकिन 3-4 दिन पहले डीएसपी रियाज गांव आया था। उसने चौधरी उशाम और दीगर गांव वालों को तसल्ली दी थी कि घबराने की जरूरत नहीं, रुस्तम या उसके साथियों में से कोई म्याना की तरफ आने की जुर्रात नहीं करेगा। आज ये जुर्रात हो गई थी और बड़े सनसनी खेज अंदाज में हुई थी। म्याना के कई घरों में सफ़े मातम बिछी थी। आने वाले चौधरी उशाम और उसके बेटे को जानवरों की तरह बांध कर अपने साथ ले गए थे। ताऊ शाम की हवेली में कई औरतें और जवान नौकरानियां भी मौजूद थी, लेकिन डाकुओं ने किसी औरत को हाथ नहीं लगाया था। कत्ल और जख्मी भी वो लोग हुए जिन्होंने भरपूर मुज़ाहमत की थी। मालूम हुआ कि रुस्तम और उसके साथी म्याना के करीबी खेतों में मौजूद थे। सुबह मुँह अंधेरे वो छोटे मालिक राजू की रिहाइशगाह की तरफ से हवेली में घुसे। पहले उन्होंने कुत्तों को गोली मारी और पहरेदारों पर काबू पाया। फिर छोटे मालिक को गन पॉइंट पर रख लिया। तब वो ललकारे बारते अंधाधुंध फायरिंग करते हवेली के बड़े हिस्से में चले गए। जब ताऊ शाम पकड़ा गया तो वो नीम बरहना था और हवेली की इंचार्ज नौकरानी छीदों के साथ सो रहा था। हवेली के इस हिस्से में शदीद फायरिंग हुई। रुस्तम के 1-2 बंदे भी जख्मी हुए। हवेली के 10-12 अफराद खून में नहा गए। ताऊ शाम ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। रुस्तम बेहद वहशत की आलम में था। वो दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गया। उसने ताऊ को बड़ी बेदर्दी से मारा और लहू लोहान कर दिया। बताने वाले बता रहे थे कि ताऊ शाम जो पहले नीम और यहाँ था बिल्कुल नंगा हो गया। डाकू से इसी हालत में हवेली से बाहर लाए। ताम जब बाद में उसके हाथ पांव बांधे गए तो उसके जख्मी जिस्म को चादर में लपेट दिया गया। ताऊ और उसके बेटे की अगवा की खबर जंगल की आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई। जोराबाद में भी लोग टोरियों की सूरत में जमा होकर तबसरे करने लगे। आरिफ और नवाबुद्दीन ने गांव की सिक्योरिटी सख्त कर दी।
मुसल्ला कमवा नौजवान गांव की हुदूद पर गश्त करने लगे। पता नहीं क्यों शानी की आंखों में रह रहकर कटोली गांव के मेले का मंजिर घूम रहा था जब रुस्तम के सामने ताऊ शाम के बंदों ने शानी को मारा था। शानी के दिल से आवाज आई कि इन्होंने अच्छा नहीं किया। अगर रुस्तम यहां से बच गया तो वो इन लोगों को माफ नहीं करेगा, वो इसकी तौहीन का बदला बदतरीन तरीके से लेगा। न जाने क्यों इसके दिल से आवाज आ रही थी कि आज जो कुछ भी हुआ है उसी मेले वाले वाक़े से ताल्लुक रखता है। वो अंदर तक लरस गई। इसके दिलो दिमाग पर अनजाने अंदेशे यलगार करने लगे। इसी दौरान में आरिफ तेजी से अंदर आया। उसने कहा, शानी, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे लिए किसी तरह का खतरा पैदा हो। मैंने घर से बाहर 3 बंदों का पहरा लगा दिया है। हो सकता है कि अभी थोड़ी देर में तुम्हें किसी दूसरे घर भिजवा दूं। मेरे ख्याल में तो इसकी जरूरत नहीं आरिफ। चलो इस बारे में भी देख लेंगे। दूसरी बात यह है कि हो सकता है कि आज किसी वक्त पुलिस यहाँ पहुंचे और हमसे पूछगछ करे। अगर कोई ऐसी वैसी बात हुई तो हमारा जवाब बिल्कुल साफ होना चाहिए। रुस्तम सियाल, हसना गुजराती वगैरह से हमारा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं, ना हम उनके कोलो फेल के जिम्मेदार हैं। हमें तो खुद रुस्तम सियाल की तरफ से धमकियां मिलती रही हैं। पुलिस इस बारे में अच्छी तरह से जानती है। तुम्हारा मतलब रुस्तम के खत से है? शानी ने पूछा। बिल्कुल। इस खत को बुनियाद बनाया जाए तो हम पर बोझ बहुत कम हो सकता है। अभी शानी और आरिफ में बात हो रही थी कि जमशेद तेजी से अंदर आया। भाई आरिफ, मोहतम बस्ती से सरदार दराज का बंदा आया है, तुमसे बात करना चाहता है।